डिफरेंशियल एम्पलीफायर एसी एनालिसिस। ठीक है, हमने डीसी एनालिसिस किया था डिफरेंशियल एम्पलीफायर में। आज हम एसी एनालिसिस करने वाले हैं। एसी एनालिसिस में हम दो टाइप के गेन निकालेंगे, एक डिफरेंशियल मोड गेन है और दूसरा है कॉमन मोड गेन। तो आज हम केवल डिफरेंशियल मोड गेन के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट लेंगे, सर्किट डायग्राम लेंगे और उस सर्किट डायग्राम के थ्रू जो है उसका हाइब्रिड मॉडल बनाएंगे और हाइब्रिड मॉडल के थ्रू ही हम जो है किरचॉफ का केवीएल लॉ अप्लाई करके डेरिवेशन निकालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर एसी एनालिसिस और डिफरेंशियल मोड गेन। एसी एनालिसिस क्यों निकालते हैं हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, ये पहले जान लेते हैं। इन द एसी एनालिसिस वी विल कैलकुलेट द डिफरेंशियल गेन एडी and common mode gain AC. Input resistance input resistance RI and input resistance R out of the differential amplifier circuit using the H parameter. AC एनालिसिस निकालने का एक ही मीन है कि जो है जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के दो गेन होते हैं, एक डिफरेंशियल मोड गेन और दूसरा कॉमन मोड गेन। इन दोनों मोड गेन को निकाल के जो है हम CMR निकालते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। ठीक है, इसलिए जो है हमको एसी एनालिसिस करना पड़ता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो है हम डिफरेंशियल मोड गेन एडी और कॉमन मोड गेन एसी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे विद जो है इनपुट रेजिस्टेंस आर आई के साथ और आउटपुट रेजिस्टेंस आर आउट के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर मोड गेन में डिफरेंशियल गेन देख लेते हैं। तो ये जो आप डिफरेंशियल गेन देख रहे हैं, इसमें जो ये सर्किट है, ठीक है, यह एसी इक्विवेलेंट सर्किट है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। ठीक, हाफ सर्किट है। फुल सर्किट में क्या होता है कि दो ट्रांजिस्टर होते हैं, Q1 और Q2 होता है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर Q1 है, एक और ट्रांजिस्टर रहेगा Q2 और वो भी इसी के जैसे रहेगा, इधर राइट साइड में रहेगा। ठीक है, और दोनों का जो मीटर है वो कॉमन रहेगा, कॉमन एमीटर मेथड में देखते हैं। ठीक है, कॉमन एमीटर मोड में देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाफ एसी इक्विवेलेंट सर्किट है, तो इसी के बेसिस से जो है हम इसका हाइब्रिड मॉडल बनाएंगे और केवीएल लॉ अप्लाई करके जो है इसका डेरिवेशन निकालेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर द डिफरेंशियल गेन कैलकुलेशन द टू इनपुट सिग्नल्स मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि डिफरेंशियल गेन जब निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, डिफरेंशियल गेन जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो आप दो सिग्नल देख रहे हैं, इनपुट सिग्नल है, ठीक है, ये जो बेस पॉइंट है, ये वाला बेस पॉइंट है, ये वाला कलेक्टर पॉइंट है और ये वाला एमिटर पॉइंट है। तो जो बेस पॉइंट रहता है वही जो है सोर्स वोल्टेज से जुड़ा रहता है, इसी में हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये RS है, दैट मीन सोर्स रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये जो IB देख रहे हैं ये बेस करंट है। तो इसी टर्मिनल पे जो है, ये जो ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल आप देख रहे हैं, इसी टर्मिनल पे जो है हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं। तो कह रहा है कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर रहता है उसमें का दोनों का जो बेस टर्मिनल रहता है, दो बेस टर्मिनल रहता है, एक ट्रांजिस्टर इधर और रहता है। ठीक है, तो दोनों ट्रांजिस्टर का जो बेस टर्मिनल रहता है, उन दोनों के जो इनपुट सिग्नल हैं वो एक दूसरे डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, लेट द टू AC इनपुट सिग्नल्स बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैविंग 180 डिग्री फेज डिफरेंस इन बिटवीन देम। और जो हम AC इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, ये जो AC का मार्क आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो AC का आप मार्क देख रहे हैं, ये जो AC का मार्क देख रहे हैं, ये इनपुट सिग्नल अप्लाई के लिए है। तो इधर भी दूसरे ट्रांजिस्टर Q1 पे भी Q2 पे भी ऐसा ही AC इनपुट सिग्नल का मार्क रहेगा। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट क्या रहेंगे, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा दोनों इनपुट सिग्नल के बीच में। ठीक है, दोनों इनपुट सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड रहेगा तो सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए इधर आप 9 वोल्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, इधर भी आप 9 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो दोनों 9 वोल्ट हो गया, दैट मीन्स जो है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। लेकिन जो फेज डिफरेंस है वो कितने का रहेगा, वो जो फेज डिफरेंस है वह 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा इन दोनों इनपुट सिग्नल के बीच में। ये जो देख रहे हैं आप AC मार्क देख रहे हैं, यही इनपुट सिग्नल है विथ ग्राउंडेड। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो भी टर्मिनल देते हैं, ग्राउंडेड टर्मिनल के साथ ही उसको मेजरमेंट करते हैं, सिर्फ कलेक्टर पॉइंट पे छोड़ के। कलेक्टर पॉइंट पे हमको आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं V आउटपुट है, ये कलेक्टर टर्मिनल है, इसी कलेक्टर टर्मिनल पे जो हमको आउटपुट फाइंड करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ट्रांजिस्टर के दो जो इनपुट सिग्नल रहते हैं, दोनों पे जो है सेम मैग्नीट्यूड का वोल्टेज अप्लाई करते हैं, लेकिन क्या रहता है,
वह 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। AC सिग्नल अप्लाई करते हैं। The magnitude of each AC input voltage VS1 and VS2 be VS/2। अब जो है ये तो सिग्नल की बात हो गया, अभी हम सिग्नल के बारे में जान गए। अब वोल्टेज के बारे में जान लेते हैं। तो जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो AC इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो इधर के लिए एक वोल्टेज रहेगा VS1, इधर के लिए दूसरा वोल्टेज रहेगा VS2, ठीक है। तो VS1 और VS2 दोनों का मीन निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ सर्किट बना हुआ है हमारे पास, तो क्या होगा, ये VS/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, VS/2 हो जाएगा। इस तरीके से जो है हमने बेस टर्मिनल के बारे में जान गए, ठीक है। अब आ जाते हैं एमीटर टर्मिनल पे, ठीक है। बेस टर्मिनल पे जान गए कि बेस टर्मिनल पे जो है हमने AC इनपुट सिग्नल अप्लाई करना है एंड वोल्टेज लेना है, उसके बारे में हम जान गए। अब स्टार्ट कर लेते हैं एमीटर पॉइंट पे। तो एमीटर पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये ग्राउंडेड है एमीटर पॉइंट, ठीक है। क्यों ग्राउंडेड है ये जान लेते हैं, और यहाँ पे क्या होता है ये जान लेते हैं। तो इसमें दो ट्रांजिस्टर रहेंगे, एक Q1 रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, Q2 रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि दो एमीटर टर्मिनल भी रहेगा। तो दो एमीटर टर्मिनल रहेंगे तो वो क्या रहेगा, द टू AC एमीटर करंट्स IE1 एंड IE2। तो इसमें जो करंट फ्लो करके आएगा वो एक एमीटर का करंट जो होगा IE1 होगा, और दूसरे एमीटर टर्मिनल का जो करंट होगा वो IE2 होगा। अब सेम वोल्टेज अप्लाई किया हमने यहाँ बेस पे या यहाँ भी बेस पे, तो वोल्टेज तो सेम है, तो करंट भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो करंट सेम होगा, दैट मीन्स सेम मैग्नीट्यूड का होगा। लेकिन जो हमने AC सिग्नल वोल्टेज अप्लाई किया था, ठीक है, उसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस था। यहाँ पे क्या रहता है, 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज रहता है। Hence they cancel to each other and get resultant AC current through the emitter as 0। That means जो है वो क्या हो जाता है, ग्राउंडेड हो जाता है, 0 हो जाता है। और 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होने के कारण जो है एमीटर के जो दोनों पॉइंट है एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, कैंसिल कर जाते हैं। तो रिजल्टेंट हमारा जो AC करंट बचता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दैट मीन्स जो है यहाँ पे जो एमीटर पॉइंट देख रहे हैं आप, वो क्या है, ग्राउंडेड है, ठीक है। अब जो है जो AC एमीटर पॉइंट टर्मिनल जो रहता है, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्राउंडेड कर दिया है। उसी की वजह से 0 होने की वजह से हमने क्या कर दिया है, ग्राउंडेड कर दिया है। अब आगे चलते हैं। The AC स्मॉल सिग्नल डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट विद ग्राउंडेड एमिटर टर्मिनल इज शोन इन फिगर दिस, ठीक है। अब 2 ट्रांजिस्टर रहता है, दोनों ट्रांजिस्टर मैच कर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो AC इक्विवेलेंट सर्किट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में 2 ट्रांजिस्टर रहता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन हमने क्या यूज किया है, सिंगल ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ है, ठीक है। इसलिए ये हाफ सर्किट कहलाएगा, हाफ सर्किट एनालिसिस कहलाएगा, ठीक है। यानी कि 1 ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। Thus the circuit can be analyzed by considering only 1 transistor. This is called half circuit concept of analysis, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, हाइब्रिड मॉडल बना लेते हैं। इसका क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड मॉडल बना लेते हैं। तो हाइब्रिड मॉडल देख लेते हैं इसका। ये इसका हाइब्रिड मॉडल ये रहा। ये जो देख रहे हैं आप, ये बेस पॉइंट है, बेस पॉइंट से सोर्स रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और ये सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, सॉरी इनपुट वोल्टेज है। तो ये AC सिग्नल है, ये AC सिग्नल देख रहे हैं आप, ये AC सिग्नल है, और ये बेस करंट है IB। ये उसका फीडबैक फैक्टर HIE हो गया, बेस टर्मिनल के लिए फीडबैक फैक्टर क्या हो गया, HIE हो गया रेजिस्टेंस के साथ। ये इमीटर पॉइंट देख रहे हैं, इमीटर पॉइंट ग्राउंडेड है, ठीक है, ग्राउंडेड है, दैट मीन्स ये 0 है। इसके लिए जो यहाँ से जो बेस फीडबैक होता है उसके लिए ये है फैक्टर HFE/IB। अभी जो कलेक्टर पॉइंट है ये हमको आउटपुट देता है, तो कलेक्टर पॉइंट पर हमने क्या किया है, कनेक्ट आउटपुट वोल्टेज हमको लेना है, वो है आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे। इससे कनेक्टेड रहता है रेजिस्टेंस RC, कलेक्टर पॉइंट है इसलिए RC, ठीक है। अब यहाँ पे फीडबैक फैक्टर है HFE/IB जो कि ग्राउंडेड है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इनपुट आउटपुट दोनों में जो हम मेजर जो करते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, ग्राउंडेड को लेकर ही सामने चलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये हाइब्रिड मॉडल हो गया। अब ये हाइब्रिड मॉडल में ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये इनपुट सेक्शन लूप कहलाता है, इनपुट लूप कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट लूप कहते हैं।
यानी कि बेस एमिटर का जो लूप है वो इनपुट लूप कहलाएगा, और जो एमिटर कलेक्टर का जो लूप है, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है वो क्या कहलाएगा, आउटपुट लूप कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास वो जो सर्किट हमने देखा था अभी, ठीक है, उस सर्किट का हमारे पास हाइब्रिड मॉडल है, ये जो इसी सर्किट का हाइब्रिड मॉडल हमने बनाया हुआ है। ठीक है, आइए फर्स्ट लूप और सेकेंड लूप में जो है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट लूप में हम वोल्टेज लॉ अप्लाई कर लेते हैं किरचॉफ का। यहाँ पे आप 3 फैक्टर मिलेगा आपको, VS/2 RS इंटू IB, ठीक है, एंड IB और फीडबैक फैक्टर HIE। ठीक, ये प्लस में रहेगा, VS/2 जो है प्लस में रहेगा और ये दोनों माइनस में रहेंगे अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, किसमें रहेंगे, माइनस में रहेंगे। तो अप्लाई कर देते हैं किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं इनपुट लूप में। ठीक है, तो VS/2 मैं पहले बता चुका हूँ, VS/2 जो है ये प्लस में रहेगा और ये अपोजिट डायरेक्शन की वजह से जो है ये माइनस साइन है दोनों में, तो माइनस IB HIE फैक्टर है, ये फीडबैक फैक्टर है, और माइनस IB RS इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, किरचॉफ लॉ के हिसाब से। अब इस इक्वेशन में आप जो है देख रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे बेस करंट कॉमन है, तो बेस करंट को हमने कॉमन कर लिया और ये जो VS/2 है इसको इधर साइड चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बेस करंट जो है उसका वैल्यू निकल जाएगा। अब इधर के माइनस साइन और इधर के माइनस साइन जो है दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, और कैंसिल हो जाने के बाद जो है ये जो बेस करंट देख रहे हैं उसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। दैट मीन्स जो है ये RS प्लस HIE जो फीडबैक फैक्टर है वो इधर इंटू है, इधर इंटू होने के साथ जो इसको साइड चेंज किया तो क्या हो गया, इधर डिवाइड हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब जैसा हमने इनपुट सेक्शन में जो है KVL लॉ अप्लाई किया है, वैसा ही आउटपुट सेक्शन में KVL लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो आउटपुट सेक्शन में तो हमने डायग्राम में देखा था, सिर्फ यही एक फैक्टर था, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू माइनस HFE IB RC। ठीक है, HFE IB RC ये वाला था, ये वाला आउटपुट सेक्शन में, ये आउटपुट सेक्शन है, इतना देख रहे हैं, ये आउटपुट लूप है। तो HFE IB RC ये आउटपुट लूप रहा। ठीक है, तो इसी के लिए हमने क्या किया है, इक्वेशन 4 को लेकर जो है आउटपुट लूप में जो है KVL लॉ अप्लाई किया है, तो हमको ये मिला। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन नंबर 4 में बेस करंट IB का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 का जो वैल्यू है बेस करंट का, उसको हम इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज हमको कितना मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू माइनस HFE RC इंटू VS/2 RS प्लस HIE। यहाँ पे हमने IB का वैल्यू पुटअप कर दिया, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो सोर्स वोल्टेज देख रहे हैं आप, अप्लाइड सोर्स वोल्टेज जो देख रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, साइड चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन VS अप्लाइड सोर्स वोल्टेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस HFE फीडबैक फैक्टर है इंटू RC अपॉन 2 RS प्लस HIE। ये इक्वेशन नंबर 6 बन गया। यहाँ पे जो आप माइनस साइन देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आप माइनस साइन देख रहे हैं वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट में जो है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलता है, इसीलिए क्या है वहां पे माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इनपुट और आउटपुट में जो है फेज डिफरेंस है 180 डिग्री का। ठीक है, तो जो हमारे पास इनपुट सिग्नल जो VS/2 है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड VS/2 है, ठीक, अब 2 ट्रांजिस्टर लेंगे, ठीक है, 2 इनपुट सिग्नल हमारे पास, तो दोनों के लिए लेंगे, तो एक तरफ के लिए अप्लाइड वोल्टेज V1, दूसरे तरफ के लिए V2, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 इंटू V इक्वल टू VD। ये जो VD देख रहे हैं वो वोल्टेज डिफरेंस बता रहा है दोनों इनपुट टर्मिनल के बीच में। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, लेकिन क्या रहता है, आउट ऑफ फेज 180 डिग्री रहता है। तो V1 माइनस V2, तो V1 के लिए क्या VS/2 मिला है, वैसे ही इसके लिए क्या मिलेगा, माइनस VS/2 मिलेगा। अपोजिट पोलरिटी होने की वजह से एक माइनस VS/2 हो जाएगा,
तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस दोनों क्या कर जाएगा, प्लस कर जाएगा, और VS/2 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 2VS/2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स VD इक्वल टू कितना बच गया, VD इक्वल टू आ गया VS, VD इक्वल टू कितना आ गया, VS आ गया, ये देखिए VD इक्वल टू हो गया VS। अब हमको पता है कि जो हम डिफरेंशियल मोड गेन निकालते हैं एम्पलीफायर के लिए, क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन जो निकालते हैं, AD इक्वल टू क्या लिखते हैं, AD इक्वल टू लिखते हैं आउटपुट वोल्टेज बटा वोल्टेज डिफरेंस, दैट मीन्स VO अपॉन VD। तो VO का तो VO रहेगा, VD की जगह हमें अभी हमने क्या निकाला है, VS निकाला हुआ है, तो आउटपुट वोल्टेज बटा सोर्स वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज, ये हो गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, वैल्यू पुटअप कर दिया हमने, V आउटपुट वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, इतना आया था, तो इतना हमने वैल्यू को रख दिया, ये कहलाया आपके क्वेश्चन नंबर 7। और जो है VS यहाँ पे जो देख रहे हैं वो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है ना, इनपुट सोर्स वोल्टेज है। अब ये तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 7 देख रहे हैं ये डिफरेंशियल गेन के लिए है, डिफरेंशियल गेन के लिए है, लेकिन हमने ये जो कैलकुलेशन किया है इक्वेशन नंबर 7 जो हमारा रिजल्ट आया है वो केवल जो है सिंगल ट्रांजिस्टर के लिए आया है। हमने जो सर्किट बनाया था, हाफ इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, हाफ इक्विवेलेंट ऐसे सर्किट जो बनाया था वो उसमें केवल सिंगल ट्रांजिस्टर K1 यूज किया था हमने, ठीक है, आपको याद ही होगा। लेकिन अब इसको इक्वेशन नंबर 7 को देखें तो ये बैलेंस्ड का नहीं कहलाएगा, डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड कहलाएगा, यानी कि ये अनबैलेंस्ड आउटपुट है, ठीक है, क्या है, अनबैलेंस्ड आउटपुट है। अब हमको डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट फाइंड करना रहेगा, तब क्या करेंगे, तब की केस में व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज टू ऑब्टेन AD फॉर द डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद बैलेंस आउटपुट। बैलेंस आउटपुट इज अक्रॉस द टू कलेक्टर्स ऑफ द ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2। जब हम डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट के लिए फॉर्मूला फाइंड करना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे, कैलकुलेशन करना चाहेंगे, तो क्या होगा कि वहां पे हमको दो ट्रांजिस्टर लेना पड़ेगा, एक ट्रांजिस्टर Q1 और दूसरा ट्रांजिस्टर Q2, और जो हमको आउटपुट मिलेगा, बैलेंस जो आउटपुट मिलेगा दोनों कलेक्टर पॉइंट के बीच में मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस्ड आउटपुट फाइंड करने के लिए जो हमने फार्मूला निकाला है इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो सिंगल ट्रांजिस्टर के लिए है, डबल ट्रांजिस्टर यूज करेंगे तो ये जो है फैक्टर वो क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। दैट मीन्स सच बैलेंस्ड आउटपुट इज डबल देन दैट ऑब्टेन अबव विद द अनबैलेंस्ड आउटपुट। ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 7 है वो क्या है, अनबैलेंस्ड आउटपुट है, क्या है, अनबैलेंस्ड आउटपुट है। दैट मीन्स जो है इसका क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। Hence the expression for AD with balanced output changes S। अब इसमें इसको चेंज कर लेते हैं, बना लेते हैं, बैलेंस्ड आउटपुट बना लेते हैं, यानी कि दैट मीन्स यहाँ पे 2 का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो डिफरेंशियल गेन होगा AD इक्वल टू होगा, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय HFE इंटू RC, HFE इंटू RC बाई 2RS प्लस HIE। अब यहाँ 2 से 2 क्या कर जाएगा, कैंसिल कर जाएगा, और AD इक्वल टू कितना आ जाएगा, HFE इंटू RC बाई RS प्लस HIE। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका निकल जाएगा डिफरेंशियल गेन फॉर द एम्पलीफायर। बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 आ गया है इक्वेशन नंबर 8 में, ये 2 नहीं रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल गेन कितना निकल गया, AD इक्वल टू HFE इंटू RC बाई RS प्लस HIE। ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 जो है डिफरेंशियल गेन के लिए फॉर्मूला निकल गया। अब कल के इक्वेशन में हम कल के चैप्टर में देखेंगे, हम कल के टॉपिक में कि इसका कॉमन मोड गेन एनालिसिस कैसे करते हैं वो निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।